सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद के घर पहुंचे। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहीद के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और बहादुरी पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपने हीरोज़ की कदर करती है। हमारे अज़्म को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद के घर पहुंचे। लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन जो खालिद थे वो 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो है वो शहादत कर रुतबा पाया था और वो जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में बरूदी फ्रंट के धमाके में शहीद हुए थे। इस मौके पर जो है वो आर्मी चीफ की जानिब से शोधा के घर आमद हुई और खालिद स्वाब किया उन्होंने और फातह भी की। इसके अलावा ISPR की जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ ने शहीद की बहादुरी को खराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन फर्ज की अदायगी के दौरान मादरी वतन के लिए कुर्बानी दी है उन्होंने, जिनका ये कहना है। और ये भी कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से कि हमारी मुत्तहिद कौम के अज़्म को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपने हीरोज़ की कदर करती है। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से ही खबर, जहां निजी स्कूल में 15 साला तालिबा अरीबा सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गई। बच्ची के वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसी बारे में दानियल सैयद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में कोरोना के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गईं, मगर कराची की बदकिस्मत तालिबा का कोरोना के बाद स्कूल में पहला रोज जिंदगी का आखिरी रोज बन गया। 15 साला अरीबा स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर चल बसी। निजी स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अरीबा सीढ़ियां चढ़ते हुए गिरी। अरीबा जिन सीढ़ियों से गिरी वो 6 स्टेप की हैं। बच्ची की लाश को बासिक शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुक्काम ने स्कूल का दौरा किया और इंतजामिया से मालूमात हासिल की। इधर अरीबा के वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। DG स्कूल मंसूब सिद्दीकी ने निजी स्कूल के हुक्काम से मुलाकात करके तफसीलात हासिल की। कुछ नहीं है, वो तो हमने जो है ना सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपर वे में देखी, सारी चीज़ें फुटेज वगैरह देखा, किस टाइम पे आई, क्या हुआ, सारी चीज़ें हमने देखी हैं। सारी चीज़ अब ये है कि अब हम उसको रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, फिर अपने कानून को बीच में लेके आएंगे। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने मामले का नोटिस लेते हुए DG प्राइवेट स्कूल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी गई कि इलेक्ट्रिक के लिए ₹2.89 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से अवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। कराची के लिए बिजली ₹2.99 महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। MQM के अमीरुल हक ने काबीना के इजलास में नर्ख बढ़ाने की मुखालफत की या कम अज कम 2 माह के लिए इसे मौखर करने के लिए कहा। कराची से मुंतखब दूसरे वजीर इस मामले पर चुप रहे। जराये के मुताबिक तजवीज पर मुशीर खजाना का कहना था कराची का टैरिफ पहले ही कम है, इजाफा न किया गया तो कंपनी मजीद खसारे में चली जाएगी। के इलेक्ट्रिक के लिए ये इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जुलाई 2016 से मार्च 2019 तक के अरसे के लिए किया गया है। नेपरा ने इसी अरसे के लिए बिजली ₹4.88 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी थी, लेकिन वफाकी काबीना ने ₹2.99 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी और बाकी ₹2 सब्सिडी की सूरत खुद बर्दाश्त करने का फैसला किया है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक का औसत टैरिफ ₹12.81 फी यूनिट है। इस इजाफे के बाद के इलेक्ट्रिक का टैरिफ ₹15.70 फी यूनिट हो जाएगा। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची पुलिस में आला अफसरान के तबादले कर दिए गए। DIG ट्रैफिक लाइसेंस एंड ट्रेनिंग कमरुज़्ज़मान DIG स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिए गए। इसके अलावा उमर शाहिद को DIG CTD लगा दिया गया, जबकि DIG CTD अब्दुल्ला शेख का तबादला DIG ट्रैफिक लाइसेंस एंड ट्रेनिंग के तौर पर कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची पुलिस में आला अफसरों के तबादले कर दिए गए। DIG ट्रैफिक लाइसेंस एंड ट्रेनिंग कमरुज़्ज़मान DIG स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिए गए हैं, जबकि उमर शाहिद को DIG CTD लगा दिया गया है, जबकि DIG CTD अब्दुल्ला शेख का तबादला DIG ट्रैफिक लाइसेंस एंड ट्रेनिंग के तौर पर कर दिया गया है। और अब बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से। अखलाकियात दम तोड़ने लगी हैं, लोग पैसा कमाने के लिए हद से गुजर गए। खातून टिकटॉकर ने अपने खावंद की मौत की झूठी खबर वायरल कर दी। ये कैसी बदअखलाकी है, लोग पैसे कमाने के लिए हर हद पार करने लगे हैं।
लियाकतपुर में खातून टिक टॉकर फराह राजपूत ने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने शौहर की मौत की झूठी खबर वायरल कर दी। चला के कुछ नहीं हुई, लोग ताज़ियत के लिए घर पहुंचे तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब आदिल के घर वाले किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। हम आदिल राजपूत के घर खड़े हुए हैं। इधर एक जम्मे गफीर इकट्ठा हुआ है जो इनके फॉलोअर्स हैं, इनके चाहने वाले हैं। इनके घर वाले भी जो ये अभी दरवाज़ा नहीं खोल रहे। जहाँ तक इतलात मिली है कि इस किस्म की कोई खबर नहीं है। अहले इलाका ने इंसानी जज्बात मजरूह होने पर आदिल उसकी बीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। और साइंसदानों ने गर्म तरीन सियारे वीनस पर जिंदगी के आसार दरियाफ्त करके सबको हैरान कर दिया। माहिरीन फल्कियात ने ज़ोहरा पर फॉस्फीन गैस के आसार दरियाफ्त कर लिए जो जिंदगी की अलामत हो सकते हैं। माहिरीन फल्कियात ने सैयारा ज़हरा पर ज़िंदगी के आसार दरियाफ्त करके साइंसी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। शदीद गर्म मौसम के बायस हॉट हाउस कहलाए जाने वाले सैयारे ज़हरा पर साइंसदानों ने फॉस्फीन गैस के आसार दरियाफ्त कर लिए। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ज़हरा के ज़हरे माहौल में फॉस्फीन गैस की मौजूदगी मुमकिना ज़िंदगी की अलामत हो सकती है। फॉस्फीन गैस जरसूमों में पाया जाता है या सिर्फ लेबॉर्ट्रीज में बनाया जा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक फॉस्फीन गैस ज़हरा के बादलों में मिला। ज़हरा का माहौल इतना गर्म है कि वहाँ जिंदगी के लिए ज़रूरी मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकते। ताहम ज़हरा की सतह से 48 से 60 किलोमीटर ऊपर बादलों में दर्जा हरारत जिंदगी के लिए मुनासिब है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये एक बहुत अहम दरियाफ्त है, लेकिन इसे किसी सैयारे पर जिंदगी की मौजूदगी की हतमी शहादत नहीं कहा जा सकता। ज़हरा पर मिलने वाले गैस की कोई तस्वीर या सैंपल नहीं मिला, इसीलिए अभी मजीद तहकीक की जरूरत है। खातून को खाई में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम शफकत को सेशन कोर्ट पेशी के बाद ATC पेश किया गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद के तीसरे साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को पुलिस ने चीचा लतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया। मुल्जिम इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम्स इस्तेमाल कर रहा था। मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिम शफकत को सेशन कोर्ट पेशी के बाद ATC पेश किया गया। मुल्जिम पर दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई। गिरफ्तार मुल्जिम शफकत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, जबकि उसका DNA भी मैच कर गया। शफकत को मुल्जिम वकारुल हसन की निशानदही पर दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया था। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम शफकत ने एतराफ़ किया कि वो और मुल्जिम आबिद डकैती की गर्ज से मोटरवे पर मौजूद थे, जहां उन्होंने एक गाड़ी को आते देखा। शफकत ने बताया कि इसने और आबिद ने पहले खातून से लूट मार की, फिर खाई में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम शफकत ने इंकशाफ किया कि वारदात करने के लिए आबिद ने इसे और बाला मिस्त्री को लाहौर बुलाया। वारदात करने के लिए तीनों निकले, लेकिन बाला मिस्त्री रास्ते से वापस चला गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ज्यादती के केसेस में सख्त सजाओं के मुतालबे की मुखालफत की। फवाद चौधरी कहते हैं कि रेप केसेस में सजा ही नहीं हो रही। कहते हैं सिर्फ 5% मुजरिमों को सजा होती है। पहले सजा तो दें, फिर बात करें कि सजा सख्त करने की जरूरत है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। अवाम और ख्वास ये चाहते हैं जनाब स्पीकर कि मुल्जमान को सरेआम फांसी दी जाए। कि अगर पिछले मुकदमात में लोगों को सरेआम फांसी पर लगाया होता, सजाएं दी होती, तो अगले वाकयात ना होते। अगर फांसियां देने से मामला हल होता तो ये मामला आसान था। ज़ैनब के केस में 2 हफ्ते भी नहीं चला, मुल्जम को फांसी हुई। पाकिस्तान में रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 5% है जनाब स्पीकर। अगर ये शरह 80% होती, 85% होती, तो फिर हम ये बात करते कि सजाओं को बढ़ाने की जरूरत है, या सजाएं, जहां सजाएं ही नहीं हो रही, जहां लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, वहां पर सजाओं का मामला नहीं है। हमें लोगों को पकड़े जाने का मामला है, उनकी कन्विक्शन का मामला है। और जब तक मुल्जिम जा रहे, सजा नहीं हो रही, तो बाकी बहस इर्रेलेवेंट हो जाती। हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए एक बार फिर महंगा तरीन कर्ज लेने का फैसला कर लिया। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए तारकिन वतन को नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स फरोख्त किए जाएंगे। मार्केट से कई गुना ज्यादा मुनाफा देने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 माह से 5 साल तक की मुद्दत डॉलर में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह 5.5 से 7% सालाना तक रखी गई है, जबकि आलमी मार्केट में डॉलर बॉन्ड्स पर मुनाफे की शरह 2% से भी कम है।
रुपए में सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 9.5 से 11% सालाना होगी। 3 साल की मुद्दत के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर 10.75% और 5 साल मुद्दत के सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 11% देने का ऐलान किया गया है। इससे कबल भी स्टेट बैंक ने ज्यादा शरह सूद की बुनियाद पर डॉलर इकट्ठे करने शुरू किए थे। शरह सूद कम होने की वजह से चंद माह में ही डॉलर वापस चले गए। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की तरफ से महंगा तरीन कर्ज लेने और बुलंद शरह सूद की वजह से पाकिस्तान की सूद की अदायगी के अखराजात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, जिससे तरक्याती अखराजात कम और बजट खसारा बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं दुनिया में जो भी बड़ा काम किया जाए पहले वो ख्वाब होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नया शहर बनाना आसान नहीं, जानता हूँ कि रावी रिवर मंसूबे में रुकावटें आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी के हुक्मरान मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल कर चले गए। बदकिस्मती से कुछ लोग मुश्किलात को नए पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। माइक और कैमरा लेकर अवाम से पूछा जाता है, कहाँ है नया पाकिस्तान? देखिए, दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा काम किया है उसने अपनी सलाहियतों की वजह से नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, वो इसलिए नहीं कि वो बड़े अमीर घर में पैदा हुआ था, वो इसलिए कि उसने बड़ा ख्वाब देखा था। दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है पहले वो बड़ी ख्वाब होती है। और ये याद रखें कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें, जब भी आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हमारा आपका सीएम ऑफिस भी पूरी तरह आपके पीछे खड़ा होगा और फिर प्राइम मिनिस्टर जो हमारा पूरा उधर से पूरी आपको जनरल हैदर बैठे हुए हैं जो कि पूरी आपको फेडरल गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करेगी कि जब भी कोई मुश्किल वक्त होता है कैमरामैन जाके एक माइक पकड़ के लोगों के पास चला जी क्या जी नया किधर है नया पाकिस्तान, तो लोग बुरा भला कहते हैं कि जी महंगाई हो गई और वाकई महंगाई हुई है, बुरे हालात हैं। वो कहते हैं जी बेरोजगार हैं, किधर है नया पाकिस्तान? मुल्क के मुश्किल हालात हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात हैं। एक मुल्क को आप मकरूज करके चले जाएं, उसको कर्जे देने हो, उसके पास मुश्किल से पैसा हो अपना मुल्क चलाने के लिए, कर्जे ले मुल्क चलाने के लिए, तो जब वो बेल्ट टाइटनिंग करता है, कम करता है, तो उसमें तो लोगों को मुश्किल वक्त गुजरना पड़ेगा। ये तो दुनिया की तारीख है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। हाजिरी से इस्तिस्ना और सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। इसी बारे में एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दोनों दरखास्तें मुस्तरद करते हुए नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर नुमाइंदे के जरिए समाअत और नवाज शरीफ को सरेंडर करने का अदालती हुक्म वापस लेने की मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत की। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ ने सजा के बाद जेल में कैद काटी और अपील दायर की। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि मफरूर मुल्ज़िम की दूसरे केस में दरख्वास्त सुनी गई, अदालत ने इस्तफसार किया। आप चाहते हैं कि अपीलों पर समाअत मुलतवी कर दी जाए या फिर नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उन पर समाअत कर ली जाए? ख्वाजा हारिस ने कहा, जी मेरी अदालत से यही इस्तदा है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल लैब जहांजेब भरवाना ने दरखास्त की मुखालिफत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने सर्जरी नहीं कराई, ना ही अस्पताल दाखिल हुआ। ख्वाजा हारिस ने कहा, नवाज शरीफ लंदन में है और डॉक्टर्स ने सफर से मना किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने दिया है वो एक कंसल्टेंट की राय है, जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं। अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं लिखा कि कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहे। अदालत ने अल अजीजिया अपील पर समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने सारा दिन लंदन में हुसैन नवाज के दफ्तर में गुजारा। हाई कोर्ट की कार्रवाई देखी लेकिन अदालती फैसले पर बात करने से गुरेज किया। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई हुसैन नवाज के दफ्तर में देखी और वहीं दिन गुजारा। एवन फील्ड पहुंचने पर मियां नवाज शरीफ से सहाफ़ियों ने जब सेहत के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि अदालती फैसले पर बात करने से गुरेज किया। हुसैन नवाज का कहना था कि अदालती फैसले पर वो अपनी लीगल टीम से मुशावरत के बाद लाहे अमल तय करेंगे। और अपडेट करेंगे आपको, मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने मेडिकल रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं। डॉक्टर अदनान का कहना है, कोरोना हाई रिस्क मरीज होने पर नवाज शरीफ का प्रोसीजर अब तक नहीं किया जा सका।
نواز شریف کی اینجیوپلاسٹی ہونی ہے۔ نواز شریف کو ہائپر ٹینشن، شوگر اور گردوں کی بیماری لاحق ہے۔ نواز شریف زیر علاج ہیں اور برطانیہ میں مسلسل طبی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس ان کی صحت اور زندگی کو لاحق خطرات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ میاں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے میڈیکل رپورٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ کرونا ہائی رسک مریض ہونے پر نواز شریف کا پروسیجر اب تک شروع نہیں کیا جا سکا۔ جبکہ قومی اسمبلی میں ایک حادثے پر اختلاف، شہباز شریف نے موٹر وے واقعے سے متعلق ایوان میں دیے گئے اپنے بیان پر معذرت کر لی۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ ایوان میں اپنی بات مناسب طریقے سے نہیں کہہ سکا۔ میری بات سے جو تاثر ابھرا میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ موٹر وے واقعے پر انتہائی افسردہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے حکومت سیالکوٹ موٹر وے پر شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے موٹر وے واقعے سے متعلق ایوان میں دیے گئے اپنے بیان پر معذرت کر لی ہے۔ شہر کاد میں 6 ماہ کی بندش کے بعد شادی ہالز کھل گئے۔ ہال مالکان کو کرونا SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ مہمانوں کی تعداد محدود رکھی جائے گی۔ مہمانوں کو ماسک اور سماجی فاصلے یقینی بنانا ہوں گے۔ میرج ہالز میں رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ تقریبات میں کرونا SOPs پر عمل ہوگا۔ گنجائش سے 50% کم افراد شرکت کریں گے۔ شادی کی تقریبات میں مہمانوں کو ہاتھ ملانے، بغل گیر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرج ہال مالکان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کے بے حد شکر گزار ہیں۔ سب خوش ہیں، وہ اللہ کرے اسی طرح چلتا رہے اور دوبارہ اس چیز پہ نہ جائیں۔ ہم اپنے SOPs وغیرہ کا فل خیال کر رہے ہیں، سینیٹائزر مشین وغیرہ لے کر آئیں، ہر چیز ہم فالو کر رہے ہیں۔ گل فروش نے کہا کہ ہمارا گزشتہ کئی مہینوں سے حال بے حال تھا۔ باقی شہر کی رونقیں بحال ہوئی ہے، اسی طرح جو ہے نا اب شادی حالوں کی رونقیں بھی بحال ہو گئی ہیں، اور 6-7 مہینے ہم لوگوں نے بے روزگاری کے گزارے، اللہ کا شکر ہے، اچھا فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ SOPs کا خیال رکھیں گے۔ صرف گل فروش ہی نہیں، شادی ہال کھلنے پر عوام بھی خوش ہیں۔ اب ہم لوگوں نے واپس اوکیجن بک کرایا اپنا، اور ہماری ایک فیملی میں بھی خوشی ہے، اور ساتھ ساتھ تمام ہمارے پاکستان کے لوگوں میں خوشی ہے کہ یہ ایک اوپن ہوا ہے ہال سسٹم، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرج ہالز ہر صورت رات 10 بجے بند کرنا ہوں گے اور تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہوں گی۔ کیمرامین جہانزیب علی کے ہمراہ محمد علی خان، 24 نیوز، کراچی۔ کرونا لاک ڈاؤن کے 6 ماہ کی طویل مدت کے بعد لاہور گارڈن ٹاؤن میں آج پہلی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شادی کی تقریب میں دلہا سمیت سب باراتیوں کو SOPs پر عمل درآمد کروایا گیا۔ برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن میں کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے بعد پہلی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کم مہمانوں کے ساتھ کورونا SOPs پر عمل درآمد کرواتے ہوئے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے قبل ہال کو سینیٹائز کرنے کے ساتھ SOPs کے حوالے سے پوسٹرز بھی آویزاں کیے گئے، جبکہ ہال کے مینیجر کا کہنا تھا ہال کی گنجائش سے نصف افراد کی بکنگ کی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ہال کی کیپیسٹی جو ہے اس ہال کی 260 لوگوں کی ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ بکنگ 130 کی ہے۔ کرونا SOPs کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی گیسٹ بغیر ماسک کے آتا ہے تو ہم اسے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ باراتیوں کے ساتھ آئے دلہے کو پہلے ماسک پہنایا گیا اور سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کروائے گئے۔ شادی ہال میں تقریبات میں SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہیلتھ کیئر اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو تمام ہالز میں SOPs پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے نگرانی بھی کریں گی۔ کراچی میں گڈاف فائرنگ رینج ٹول پلازا پر سندھ رینجرز کی جانب سے فائرنگ مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ مقابلے میں سندھ رینجرز، SSU اور ریپڈ رسپانس فورس کے جوانوں نے شرکت کی۔ سندھ رینجرز کے مطابق مقابلوں کا مقصد جوانوں کی عسکری تربیت، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ شوٹنگ مقابلوں میں رائفل G3 کیٹیگری میں SSU شوٹر سپاہی عبداللہ خان نے پہلی، سندھ رینجرز کے شوٹر سپاہی کیسر عباس نے دوسری، جبکہ ریپڈ رسپانس فورس کے شوٹر سپاہی آزاد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی DG رینجر سندھ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے کھلاڑیوں میں میڈل اور نقد انعامات تقسیم کیے۔